पहचान आज भी हिंदू की है। अगर वो डर गए होते या लालच में आ गए होते, हमारा त्योहार भी कुछ और होता, हमारी पहचान भी कुछ और होती, हमारी वेशभूषा भी कुछ और होती, हमारा पहनावा भी कुछ और होता, हमारी सोच भी कुछ अलग होती। इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं, महाराजा छत्रसाल को प्रणाम करता हूं, अपने उन महान योद्धाओं को प्रणाम करता हूं जो इस भूमि में जन्म लिए। दद्दा जी को नमन करता हूं, माता श्री को नमन करता हूं और प्रिय बड़े भाई मित्र राकेश मिश्र जी को धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे बुलाया। मंच को प्रणाम करता हूं, अग्रवाल साहब को प्रणाम करता हूं, रावत साहब को प्रणाम करता हूं, सामने बैठे सभी वरिष्ठ जन को प्रणाम करता हूं। यहां जितने भी हमसे बड़े हैं सबको मैं दंडवत प्रणाम करता हूं, जो हमसे छोटे हैं सबको स्नेह भेंट करता हूं। इंसान में 3 लिंग होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और पुत्र में कितने प्रकार हैं? पूत और कपूत। कितने परसेंट पूत होते हैं और कितने परसेंट कपूत होते हैं, इसके एनालिसिस तो खुद ही करना पड़ेगा। कौन पूत है कौन कपूत है ये खुद ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहां तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, लेकिन पुत्र में केवल 2 ही कैटेगरी है, या तो पूत या तो कपूत। पूत या सपूत या कपूत, तीसरी कोई कैटेगरी नहीं। मैं भाई राकेश जी को सपूत मानता हूं। अपने पिता की इच्छा को जो पूरा करे, जीते जी पूरा करे और मरणोपरांत पूरा करे, उसको क्या कहेंगे? पूत कहेंगे या सपूत कहेंगे? जरा बोलिए। सपूत। आप सपूत हैं, अपने पिताजी की इच्छा पूरी कर रहे हैं, उन कार्यों को बढ़ा रहे हैं जो वो कर रहे थे, उन कार्यों को कर रहे हैं जो उनका सपना था। भगवान आपको इसी तरीके से हर तरीके की शक्ति देता रहे, जैसे आप पिताजी की इच्छा को पूरी करते रहे। आप सब लोग बड़े संख्या में आए हैं और बैठने के बाद मैं ऑडिटोरियम को देख रहा था। इसमें किसके चित्र हैं? जरा जोर से बोलिए जरा। माताओं के, हमारी बहनों के चित्र हैं। अगर यहां की डेमोग्राफी बदल जाए तो ये चित्र होंगे क्या? जोर से बोलिए जरा। अगर डेमोग्राफी बदल जाए तो ये, जैसे हमने शुरुआत में सरस्वती माँ के और उनके माल्यार्पण किया है दद्दा जी को, ये परंपरा रहेगी क्या? नहीं रहेगी। दीप जलेगा क्या? नहीं। आप सबके माथे पे तिलक रहेगा क्या? नहीं। डेमोग्राफी बदल जाए, हमारी बहन बेटियों के मांग में सिंदूर रहेगा क्या? नहीं। डेमोग्राफी बदल जाए तो जो अभी हम त्योहार मनाते हैं हर महीने, कुछ न कुछ चलता ही रहता है। 1 महीने का कल्पवास चलेगा, उसके बाद होली आ जाएगी, उसके बाद फिर नहीं, अभी तो संक्रांति आ रही है, उसके बाद फिर महीने भर का कल्पवास, फिर होली, फिर कुछ न कुछ चलता ही रहेगा। पूरे साल भर हम लोग त्योहार मनाते हैं। ये परंपराएं चलेंगी क्या? नहीं चलेगा। तो सबसे जो बड़ा खतरा है वो है डेमोग्राफिक इम्बैलेंस। पहले मैं इंजीनियर था तो मेरी आदत पड़ गई हर चीज में इंजीनियरिंग करने की, हर चीज में 5W एनालिसिस करने की। मैं एक्सीडेंटल लॉयर हूं, बेसिकली मैं इंजीनियर हूं। मैंने इंजीनियरिंग किया, कई कंपनियों में नौकरी की, उसके बाद इंजीनियरिंग का कैरियर छोड़ा, इधर आके सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने लग गया। तो जब मैं अपनी समस्याओं की, भारत की समस्याओं को लिखता हूं तो मुझे एक भी समस्या लाइलाज नहीं दिखाई पड़ती, एक भी समस्या विश्वव्यापी नहीं दिखाई पड़ती। मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा, अगर आप अखबार पढ़ते हैं
तो एक बार ये चिंतन करिए कि जो उसमें समस्या लिखी है, क्या ये लाइलाज समस्या है? क्या ये विश्वव्यापी समस्या है? जोर से बोलिए। घूसखोरी पूरी दुनिया की समस्या है क्या? जोर से बोलिए। कमीशन खोरी पूरी दुनिया में है, जमाखोरी पूरी दुनिया में है। भोजन हो गया कि नहीं हुआ? लेकिन आवाज वैसी नहीं लग रही। घूसखोरी पूरी दुनिया में है, जमाखोरी पूरी दुनिया में है, मिलावटखोरी पूरी दुनिया में है, कालाबाजारी पूरी दुनिया में है, माओवाद पूरी दुनिया में है, नक्सलवाद पूरी दुनिया में है, जिहाद पूरी दुनिया में है, लव जिहाद पूरी दुनिया में है, लैंड जिहाद पूरी दुनिया में है, धर्मांतरण पूरी दुनिया में है, घुसपैठ पूरी दुनिया में है, जनसंख्या विस्फोट पूरी दुनिया में है, ड्रग स्मगलिंग पूरी दुनिया में है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पूरी दुनिया में है? नहीं है, भारत में है। इसलिए आजकल हम क्या कहते हैं? भारत में कलयुग चल रहा है। क्या कहते हैं? भारत में क्या चल रहा है? कलयुग। कुछ भी हो जाएगा, कलयुग। दो साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, कलयुग। जेब कट गई, कलयुग। हत्या हो गई, कलयुग। आत्महत्या कर लिया, कलयुग। दुनिया के कई देशों में आज भी सतयुग चल रहा है। सिंगापुर में आज भी सतयुग है और जापान में आज भी सतयुग है। जिस देश का सिस्टम अच्छा होता है वहां सतयुग होता है, जिस देश का सिस्टम करप्ट हो जाता है वहां कलयुग होता है। इसलिए मैं भारत में फिर से राम राज्य स्थापित करना चाहता हूं। मेरा सपना है भारत में राम राज्य स्थापित हो। मेरा सपना है भारत में फिर से सतयुग आए। मेरा सपना है भारत वैसा ही बने जैसा चंद्रगुप्त बना के छोड़ के गए थे। मेरा सपना है वैसा ही भारत बने जैसा आचार्य चाणक्य छोड़ के गए थे। इसीलिए मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट में, वही मेरा कुरुक्षेत्र है। मंडे टू फ्राइडे अपने कुरुक्षेत्र में रहता हूं, सैटरडे संडे आप लोगों के बीच में रहता हूं। अब तक भारत में टोटल 800 जिले हैं, उसमें से 500 जिलों में जाने का अवसर मिला है। दो 2024 में 2 रविवार अपने घर में था, क्योंकि एक रविवार दीपावली के नजदीक था, एक रविवार होली के अगले दिन था। 2025 वाला वो रविवार आया नहीं अभी तक, वो निकल गया। इसलिए जब कभी अवसर मिलता है तो पत्नी को साथ ही लेके चल देता हूं। चलो ठीक है, घर पे रविवार हम रहते नहीं, चलो बाहर ही कहीं चल देते। आज आदरणीय राकेश जी ने सपरिवार बुलाया तो परिवार उधर खजुराहो में मंदिर देख रहा है, मैं आप लोगों का दर्शन कर रहा हूं। हम कहते हैं भारत चलेगा संविधान से, यही कहते हैं ना बाइबल से ना कुरान से, भारत चलेगा संविधान से। जोर से बोलिए, ना बाइबल से ना कुरान से, भारत चलेगा संविधान से। अब यहां पे बहुत सारे यूनिवर्सिटी के लेक्चरर, प्रोफेसर, एचओडी बैठे हुए हैं, माननीय विधायक जी भी बैठे हुए हैं, संविधान की शपथ लेके गए हुए। कोई आदमी 5 लाख वोट से जीत जाए तब भी उसको विधायक नहीं कहलाएगा। डीएम सर्टिफिकेट इश्यू कर दे तब भी वो विधायक नहीं कहलाएगा। विधायक तब कहलाएगा जब विधानसभा में जाके संविधान की शपथ लेगा। माननीय विधायक जी, ऐसी बात है ना? दुर्भाग्यवश संविधान की शपथ लेने वालों ने संविधान के साथ बहुत धोखा किया, जाने में किया, अनजाने में किया, नासमझी में किया या जानबूझ के किया, लेकिन संविधान के साथ बहुत धोखा हुआ। और सबसे ज्यादा ब्लंडर उन लोगों ने किया जिनको संविधान को पढ़ के संविधान की व्याख्या करनी थी। और संविधान की व्याख्या की अल्टीमेट जिम्मेदारी है हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट की। मुझे उनके इंटेंशन पे डाउट नहीं है, लेकिन उनसे गलती हुई। और गलती क्यों हुई? क्योंकि उनके पूर्वज अंग्रेजों के जमाने में बैरिस्टर थे, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े थे, उनको खुद भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए।
उन्होंने क्या किया, जो सुप्रीम कोर्ट से पहले प्रिवी काउंसिल होती थी, प्रिवी काउंसिल जो फैसले देके गई उस फैसले को सही मान लिया। और प्रिवी काउंसिल के जज कौन थे? सारे अंग्रेज। अब पहली गलती प्रिवी काउंसिल ने किया, उसके बाद उन्हीं फैसलों को आगे नजीर बना लिया, हमारे वालों ने गलती कर दी। और सबसे बड़ा ब्लंडर तो यह हुआ, चूंकि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े थे इसलिए धर्म और रिलीजन का भेद नहीं पता था। धर्म क्या होता है, रिलीजन क्या होता है, इसका अंतर ही नहीं पता। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े थे इसलिए वो धर्म को और मजहब को एक समझ बैठे, इसलिए बहुत सारी गलतियां करते चले गए। इसलिए मैंने एक PIL फाइल किया धर्म और रिलीजन के ऊपर। उसमें मैंने धर्म और रिलीजन के 25 अंतर बताए हैं। मोटा मोटा एक अंतर बताता हूं, धर्म जोड़ता है और मजहब तोड़ता है। जोर से बोलिए, धर्म जोड़ता है और मजहब तोड़ता है। धर्म जोड़ता है और मजहब तोड़ता है। यही बात हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के शुरुआत के जज नहीं समझ पाए, इसलिए उन्होंने धर्म को रिलीजन समझ लिया। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने संविधान की व्याख्या करते समय गलती यह कर दिया, उन्होंने कहा हिरन एनिमल है और भेड़िया एनिमल है, इसलिए आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जितना प्रोटेक्शन हिरन को मिलेगा उतने प्रोटेक्शन भेड़िया को मिलेगा, जितना खान पान हिरन को मिलेगा उतने खान पान भेड़िया को मिलेगा। नतीजा यह हुआ, हिरन जिस तेजी के साथ मजबूत होना था वो तो हुआ नहीं, भेड़िया ज्यादा मजबूत हो गया। और जब भेड़िया मजबूत होगा तो किसको खाएगा? जोर से बोलिए जरा। हिरन को। उन्होंने कहा ये बबूल भी ट्री है, टेक्निकली समझिए इसको, बबूल भी ट्री है, आम भी ट्री है। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जितना खाद पानी आम को देना उतने खाद पानी बबूल को देना। नतीजे हुआ, पहले बबूल में छोटे छोटे कांटे थे, बाद में बबूल में बड़े बड़े कांटे हो गए। और ये नेचर का लॉ है, आम और बबूल एक साथ सरवाइव नहीं कर सकते। आम के बगल में बबूल लगाइए तो भी आम सूख जाएगा, बबूल के बगल में आम लगाइए तो भी आम सूख जाएगा। और इसमें आम की गलती है ही नहीं है, इसमें आम की कोई गलती नहीं। आप भेड़िए के बगल में गाय को रख दो या गाय के बगल में भेड़िए के रख दो, अंत में बचेगा कौन? जोर से बोलिए जरा। आम के बगल में बबूल को लगा दो या बबूल के बगल में आम को लगा दो, 5 साल के बाद कौन बचेगा? जोर से बोलिए जरा। बबूल। ये नेचर का लॉ है। अब हम क्या कह रहे? जागो जागो जागो। अरे जाग के क्या करेगा? आम कभी बबूल नहीं हो सकता, बबूल कभी आम नहीं हो सकता, हिरन कभी भेड़िया नहीं हो सकता, भेड़िया कभी हिरन नहीं हो सकता। इसलिए जिम्मेदारी तो उस माली की है जो उस गार्डन की रखवाली कर रहा है, कि जैसे उसको बबूल दिखाए उसको उखाड़ के फेंक दे। अगर बबूल रहेगा तो दिक्कत करे। मैं आज एक नया विषय आपसे पूछता हूं, क्योंकि सारे बुद्धिजीवी बैठे हैं, डॉक्टर साहब खुद ही, मिश्रा जी हैं, आप बहुत बड़ी संख्या में यहां सब बैठे हैं। मुझे पता है ये वीडियो बहुत जल्दी हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जरूर तक पहुंचेगा, क्योंकि मैं बोलता कहीं हूं, वीडियो पहुंच जाता है। तो आप लोग उत्तर जोर से देना, जिससे केवल मेरी बात ना पहुंचे, हमारे साथ साथ आवाज भी कुछ हो तो केवल मुझे ना झेलना पड़े। भारत के संविधान का पहला शब्द है सोरेन। सोरेन का मतलब है ना गुलामी का नाम हो ना गुलामी का निशान हो। तो जो लोग गुलामी के नाम को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, गुलामी के निशान को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, क्या उनको भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए? क्या जोर से बोलिए जरा। मिलनी चाहिए। भारत के संविधान के प्रियम्बल का दूसरा शब्द है सेकुलर, हालांकि इमरजेंसी में जोड़ा गया, जैसे जोड़ा गया वो बात की बात है, लेकिन सेकुलर है। तो जो किताब सेकुलरिज्म के खिलाफ हो, क्या उस किताब को भारत के किसी भी स्कूल में पढ़ने, पढ़ाने, लिखने, प्रिंट करने, बेचने की परमिशन मिलनी चाहिए? क्या जोर से बोलिए। भारत के संविधान का तीसरा शब्द है डेमोक्रेसी। जिस मजहब की बेसिक टेनेट थी, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट डेमोक्रेसी के खिलाफ हो, जो मजहब डेमोक्रेसी को हराम मानता हो, जो रिलीजन या जो मजहब या तो खलीफा की बात करता हो या किंग की बात करता हो,
क्या ऐसे रिलीजन को, ऐसे मजहब को, ऐसे रिलीजियस किताबों को भारत में छापने, बेचने, पढ़ने, पढ़ाने की परमिशन मिलनी चाहिए क्या? जोर से बोलिए। इसमें कोई बहुत टेक्निकल बात तो नहीं पूछ रहा हूं ना भैया, या ये बात तो उनको समझ में आ रही जिन्होंने ला किया हुआ है, उनको भी समझ में आ रही जिन्होंने ला नहीं किया है ना? हाँ, सबको समझ में आ रही ना जो सवाल मैं पूछ रहा हूं? हाँ। भारत के संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है लिबर्टी ऑफ थॉट, मतलब सोचने की आजादी, मतलब शास्त्रार्थ की आजादी, मतलब तर्क करने की स्वतंत्रता। तो जो मजहब, जो रिलीजन, जो किताब लिबर्टी ऑफ थॉट नहीं देता, क्या उस किताब को भारत में प्रिंट करने, भारत में बच्चों को पढ़ाने की परमिशन दी जा सकती है क्या? जोर से बोलिए। भारत के संविधान का एक और शब्द है लिबर्टी ऑफ बिलीफ, अपने लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, 4 शब्द है। लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है। जो किताब, जो रिलीजन, जो मजहब लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप का विरोधी है, क्या उस रिलीजन को, उस रिलीजियस किताब को भारत में प्रिंट करने, पढ़ने, पढ़ाने की परमिशन दे सकते हैं क्या? वो पीछे वालों की आवाज, सवाल मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या भैया? अरे मेरा यही तरीका है, मैं ऐसे बौद्धिक नहीं करता एक तरफ बोल के, हमें अगले 1 घंटे यही करना है। बोलते हैं भारत माता की जय। हाँ। भारत के संविधान का एक अगला शब्द है इक्वल अपॉर्चुनिटी। जो किताब, जो मजहबी किताब, जो रिलीजियस किताब, जो रिलीजन इक्वल अपॉर्चुनिटी का विरोधी है, वो सबको इक्वल नहीं मानता, क्या उसको भारत के अंदर प्रमोट करने, प्रोपोगेट करने की परमिशन दे सकते हैं क्या? संविधान देगा क्या? देखो आजकल संविधान बहुत चल रहा है, लोग संविधान यूं ही दिखाते रहते, हालांकि अंदर वो छपा नहीं रहता, अंदर सफेद पन्ना होता है। लेकिन ये असली वाला देख लो, ये असली संविधान दिखा रहा हूं। भारत का जो संविधान, जो रिलीजन, जो पंथ, जो मजहब, जो किताब जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी की विरोधी है, जो माता पिता को एक समान नहीं मानता, पति पत्नी को एक समान नहीं मानता, भाई बहन को एक समान नहीं मानता, बेटा और बेटी को एक समान नहीं मानता, क्या उस मजहब, उस किताब, उस रिलीजन को भारत में प्रोपोगेट करने की परमिशन दी जा सकती है क्या? जोर से बोलिए। नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं हमारी आपकी बात संविधान की व्याख्या करने वाले माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों तक पहुंच जाएगी। भारत के संविधान के प्रियम्बल का अगला पन्ना है फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, नेशन फर्स्ट। जो मजहब, जो किताब नेशन फर्स्ट को मानती नहीं है, उसके लिए राष्ट्र प्रथम नहीं है, क्या उस किताब को पढ़ने, पढ़ाने की, बच्चों को ब्रेन वॉश करने की परमिशन दे सकते हैं क्या? संविधान का अगला आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी सब एक समान है, यानी जिसको हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। जो किताब, जो मजहब आर्टिकल 14 को नहीं मानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को नहीं मानता, सबको एक समान नहीं मानता, यानी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर सबके साथ भेदभाव करता है, उसको भारत में पढ़ने, पढ़ाने और प्रिंट करने की और बेचने की परमिशन दी जा सकती है क्या? जोर से बोलिए। आर्टिकल 16 कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी, जो रिलीजन इक्वल अपॉर्चुनिटी का विरोधी है उसको भारत में प्रमोट करने की परमिशन दे सकते हैं क्या? नहीं। भारत का संविधान का आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, धर्म की पूर्ण स्वतंत्रता है, रिलीजन की बहुत आंशिक स्वतंत्रता है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने धर्म के बारे में तो लिखा ही नहीं। क्यों? जैसे संविधान में कहीं नहीं लिखा है भोजन करना है, करते हैं कि नहीं करते? संविधान में कहीं नहीं लिखा सुबह उठ के नहाना है, नहाते हैं कि नहीं नहाते? संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कपड़े पहनना, लेकिन कपड़े पहनते हैं कि नहीं पहनते? तो बेसिक चीजें इसमें नहीं लिखी हुई हैं, वो चीजें लिखी हुई हैं जिसके बारे में इंसान गड़बड़ कर सकता, वो चीजें लिखी हुई हैं जिसको करने से इंसान शैतान बन जाएगा। इसलिए संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया बहुत आंशिक, उसमें 3 बैरियर लगा दिया गया।
कोई ऐसा काम नहीं करोगे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो, कोई ऐसा काम नहीं करोगे किसी का हेल्थ डिस्टर्ब हो, कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे एयर पोल्यूशन हो, कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे वाटर पोल्यूशन हो, कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे नॉइज पोल्यूशन हो, कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे लैंड पोल्यूशन हो, कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे किसी की नींद खराब हो जाए, कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे दूसरों को दुख पहुंचे। संविधान प्रेम करने की इजाजत देता है, नफरत करने की नहीं। संविधान सच बोलने की इजाजत देता है, झूठ बोलने की नहीं। संविधान धर्म पालन की इजाजत देता है, धर्मांतरण की नहीं। संविधान रीतियों की इजाजत देता है, कुरीतियों की नहीं। संविधान प्रथा की इजाजत देता है, कुप्रथा की नहीं। संविधान भारत की संस्कृति को मजबूत करता है, विदेशी संस्कृति को नहीं। संविधान भारत की भाषाओं को मजबूत करता है, विदेशी भाषाओं की नहीं। संविधान भारत की परंपराओं को मजबूत करता है, विदेशी परंपराओं को नहीं। क्यों? क्योंकि ये दुनिया का संविधान नहीं बल्कि किसका संविधान है? जोर से बोलिए जरा। भारत का। कहीं न कहीं हमारे संविधान की शपथ लेने वाले यही गड़बड़ कर बैठे। व्याख्या करनी थी संविधान की, भारत की। चश्मा लगाना था भारत वाला, चश्मा लगा दिया ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज वाला। और जब आपका चश्मा गड़बड़ होगा, आपका नंबर गड़बड़ होगा, तो व्याख्या में गड़बड़ी हो जाएगी। यही गड़बड़ी हुई भारत के साथ। इन्हीं गड़बड़ियों को ठीक कराने की कोशिश कर रहा हूं। और सबसे बड़ा ब्लंडर क्या हुआ, मैं अब उस पर आता हूं। भारत में क्या है? ये जोर से बोलिए, संविधान। संविधान को दो संधि विच्छेद करिए। संविधान, सबके लिए समान विधान। और भारत में चल क्या रहा है? बहुविधान। हिंदू का अलग विधान, मुस्लिम का अलग विधान, पारसी का अलग विधान, ईसाई का अलग विधान। संविधान चल कहां रहा है? कहते हैं स्वतंत्र है, स्वतंत्र। स्व मतलब स्वयं का, तंत्र मतलब सिस्टम। विधायक जी इसको विधानसभा में उठाइए। कितने स्वतंत्र हैं इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। एजुकेशन सिस्टम गुलामी का, टैक्स सिस्टम गुलामी का, बिजनेस सिस्टम गुलामी का, पुलिस सिस्टम गुलामी का, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम गुलामी का, जुडिशियल सिस्टम गुलामी का। अरे इवन नाम गुलामी के। जो मुगलों के समय हवलदार कहलाता था, आज भी हवलदार कहला रहा है। जो लेखपाल था वो लेखपाल, जो पटवारी था पटवारी, जो कानूनगो था कानूनगो, जो थाना था वो थाना। हमने आज तक थाना को प्राइमरी सुरक्षा केंद्र तक नहीं घोषित किया। जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, वैसे क्या होना चाहिए? प्राथमिक सुरक्षा केंद्र। लेकिन गुलामी का नाम चल रहा है। वही पेशकार, वही तहसीलदार, वही हवलदार। ये सिस्टम बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए? जोर से बोलिए जरा। सबसे बड़ा ब्लंडर किया हमारे संविधान की शपथ लेने वालों ने आर्टिकल 30 के बारे में। भारत के संविधान का आर्टिकल 27 कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिए, धर्म को प्रमोट करने पर रोक नहीं है। किसको प्रमोट करने पर रोक है? रिलीजन को। लेकिन चूंकि हमारे वाले धर्म रिलीजन को एक समझ रहे थे तो ब्लंडर किया उन्होंने। आर्टिकल 28 कहता है किसी भी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में या सरकार के द्वारा फंडेड स्कूल में कोई रिलीजियस टीचिंग नहीं होगी, मजहबी तालीम नहीं होगी। धार्मिक शिक्षा पे रोक नहीं लगाया। किस पे रोक लगाया? मजहबी। और उससे भी बड़ा ब्लंडर किया आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 30 में यह कहा कि जो माइनॉरिटी है उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मतलब लॉ कॉलेज खोल लीजिए, बीएड कॉलेज खोल लीजिए, मेडिकल कॉलेज खोल लीजिए, एमबीए कॉलेज खोल लीजिए। लेकिन हमारे संविधान की व्याख्या करने वाले माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने और हमारे संविधान की व्याख्या करने वाले माननीय प्रधानमंत्रियों ने, माननीय मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन समझ लिया और एक कम्युनिटी को मदरसा खोलने का अधिकार दे दिया, दूसरे को चर्च खोलने का और मिशनरी स्कूल खोलने का अधिकार दिया। संविधान में लिखा ही नहीं है। मैं इस विषय पे किसी से भी कहीं पे भी सार्वजनिक चर्चा के लिए तैयार हूं और जो एक बार भारत के संविधान में मुझे मदरसा दिखा दे, मैं पूरे जीवन अपने सार्वजनिक जीवन से बाहर हो जाऊंगा।
भारत का संविधान मदरसा खोलने की परमिशन ही नहीं देता। भारत का संविधान मदरसा बोर्ड बनाने की परमिशन नहीं देता। भारत का संविधान मदरसों को फंड देने की तो बिल्कुल परमिशन नहीं देता। क्यों? क्योंकि मदरसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है, मदरसा दीनी तालीम केंद्र है। संविधान तो कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं करना। मदरसा वसुधैव कुटुंबकम को प्रमोट करता है या मजहब को? जोर से बोलिए जरा। मदरसा नारी तू नारायणी को प्रमोट करता है या मजहब को? मदरसा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया को प्रमोट करता है या मजहब को? फिर कैसे कर सकता? इतना बड़ा ब्लंडर सुप्रीम कोर्ट में हुआ, इतना बड़ा ब्लंडर संसद में हुआ। मजहब के आधार पर विभाजन हो गया था, फिर मजहब के आधार पर नियम कानून होना चाहिए क्या? जोर से बोलिए जरा। लेकिन मजहब के आधार पर नियम कानून बनाया गया, मजहब के आधार पर विभाजन हो गया, फिर मजहब के आधार पर वक्फ बोर्ड वक्फ ट्रिब्यूनल होना चाहिए क्या? लेकिन वक्फ बोर्ड वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया गया। मजहब के आधार पर विभाजन हो गया, फिर मजहब के आधार पर माइनॉरिटी कमीशन माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री होनी चाहिए क्या? लेकिन बनाई गई। मजहब के आधार पर विभाजन हो गया, संविधान कहता है मजहब के आधार पर 1 रुपए खर्च नहीं करना। मजहब के आधार पर लोन दिया जा रहा है, मजहब के आधार पर वजीफा दिया जा रहा है, मजहब के आधार पर एएमयू चल रहा है, मजहब के आधार पर जामिया चल रहा है, मजहब के आधार पर दुनिया भर की योजनाएं चल रही। अच्छा, ये जो चल रहा है ये पैसा किसका है? जोर से बोलिए जरा। किसका पैसा? आप इसीलिए टैक्स दे रहे हो जो चल रहा है क्या? तो बदलने के लिए आवाज उठाइए, बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, हर जगह बोलना पड़ेगा, हर जगह लिखना पड़ेगा। और अभी तो भगवान की कृपा से दिल्ली में डॉक्टर भी अच्छे हैं, और जब डॉक्टर अच्छे हो तो इलाज करा देना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए जरा भाई। अगर डॉक्टर अच्छे हो तो सारी बीमारियों का इलाज कर लेना चाहिए, 2-3 का इलाज करा के 2-3 छोड़ देना चाहिए। जोर से बोलिए जरा। तो दिल्ली वाले डॉक्टर अच्छे हैं कि नहीं? अरे अपना भोपाल वाला डॉक्टर भी अच्छा है, यूपी वाला, जोर से बोलिए, यूपी वाला। तो कम से कम भारत में जहां जहां जिन जिन राज्यों में अच्छे डॉक्टर हैं वहां इलाज करा ले। दिल्ली में अपना इलाज है तो जो जो वहां से इलाज होना है वहां करा ले, और जहां अच्छे डॉक्टर नहीं है वहां अच्छे डॉक्टर अपॉइंट कर ले। तमिलनाडु में अपॉइंट कर ले, पंजाब में अपॉइंट कर ले, केरल में अपॉइंट कर ले। केरल में भी एक छोटा डॉक्टर भी आया है। तो हाँ, बंगाल में तो बहुत बड़ा डॉक्टर चाहिए, बॉर्डर का एरिया हो तो इसलिए कह रहा हूं बहुत सारी समस्याएं हुई हैं, सबको ठीक कराना पड़ेगा। लेकिन ठीक तभी होगा जब सच लिखेंगे, सच बोलेंगे, और सच हमेशा। मैं भी यही कड़वा सच बोल रहा हूं, कोशिश यही कर रहा हूं कि चीजें ठीक हो जाए। कल मैं आपके एरिया में जब आया तो मुझे कुछ चीजें ऐसी थोड़ा ठीक नहीं दिखाई पड़ी। मैंने पता किया ये क्या है, तो लोगों ने कहा कि यहां कन्वर्जन चल रहा है। कन्वर्जन हो रहा है ना? जोर से बोलिए जरा। मुगल क्या करने आए थे? सत्ता के लिए आए थे या कन्वर्जन कराने आए थे? जोर से बोलिए जरा। अंग्रेज भी सत्ता के लिए नहीं आए थे, सत्ता उनके लिए साधन था। अंग्रेज भी कन्वर्जन कराने आए। व्यापार उनके लिए साधन था। हमें झूठ पढ़ाया गया। मुगल यहां इस्लाम को फैलाने आए थे और अंग्रेज यहां क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए। तरीका अलग अलग था। उसमें बहुत लंबी बातचीत नहीं होगी, आप लोग बहुत काफी देर से बैठे, मैं इसलिए उस विषय पे नहीं जाऊंगा। कल मैं देवास पे बोलूंगा अंग्रेज क्या करने आए थे, आप लोग बाद में सुन लेना। कल मेरा देवास में कार्यक्रम है। इस देश में जितने भारत के प्रति खतरे हैं, आपका विषय खतरा है, उनको जरा नजर मारिए। लफ्ज याद कौन करता है? जोर से बोलिए।
ना, एक शब्द आज से नोट कर लीजिए, कन्वर्टेड हिंदू। कौन करता है? कन्वर्टेड हिंदू। लैंड जहाज कौन करता है? घुसपैठियों की मदद कौन करता है? ये घुसपैठिए कौन है? याकूब मेनन कौन था? वो पीछे वालों को समझ में नहीं आ रहा। बुरहान वानी कौन था? दाऊद इब्राहिम। अराजकता कौन फैलाता है? पत्थरबाजी कौन करता है? गणेश पंडाल में पत्थर कौन फेंकता है? दुर्गा पंडाल में पत्थर कौन फेंकता है? यानी भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? सनातनियों के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? इसका मतलब सबसे बड़ा खतरा कन्वर्जन है। गुरु तेग बहादुर जी को अपना सर्वस्व बलिदान किस लिए करना पड़ा था? कन्वर्जन रोकने के लिए। गुरु गोविंद सिंह जी ने सबसे बड़ा बलिदान क्यों किया? कन्वर्जन रोकने के लिए। 4 साहिबजादों का बलिदान किस लिए हुआ? कन्वर्जन रोकने के लिए। बंदा बहादुर का बलिदान किस लिए हुआ? अरे बाकी तो छोड़िए, आपके जो चंदेल राजा लड़ रहे थे किस चीज से बचने के लिए लड़ रहे थे? जोर से बोलिए जरा। हाँ, क्योंकि जैसे अगर सत्ता मिल जाती वो कन्वर्ट करा देते। और जिस चीज को रोकने के लिए हमारे पूर्वजों ने इतना बलिदान किया, जिस चीज से बचने के लिए हमारे पूर्वजों ने टैक्स नहीं दिया, जिस चीज से बचने के लिए क्षत्रिय हरिजन बन गए, गांव के बाहर रहने लग गए, क्या वो समस्या खत्म हो गई? क्या? जोर से बोलिए जरा। धर्मांतरण मुगलों के समय हो रहा था, धर्मांतरण अंग्रेजों के समय हो रहा था, धर्मांतरण आज भी हो रहा है। और बीमारी बढ़ी नहीं, बीमारी घटी नहीं, बल्कि बीमारी बढ़ रही। तो जब बीमारी बढ़ रही हो तो हमें इसका यह देखना चाहिए इसका वायरस कहां से आ रहा है। अगर आपके घर में बहनें बैठी हुई हैं, गैस चूल्हा जब चल रहा होता है तो बुझाने के लिए क्या करती है? मुंह से फूंक मारती है या उसकी नोक बंद करती है? जोर से बोलिए जरा। ओ भैया, गैस कैसे बंद होता नहीं पता है क्या? क्या करते? सप्लाई काटते। क्या करते हैं? सप्लाई काटते। अगर सप्लाई न काटे और मुंह से बुझाने की कोशिश करे तो हो सकता है साड़ी में आग लग जाए, मुंह भी जल जाए। तो पहला काम क्या करना चाहिए? सप्लाई करना। तो इस देश में कन्वर्जन की सबसे पहले सप्लाई काटना पड़ेगा। कन्वर्जन की सप्लाई कैसे हो रही है? 1894 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया, उसको कहते हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट। अंग्रेजों ने वो सारे काम किए जो मुगलों ने किए थे, बस तरीका अलग था। मुगल तलवार के दम पे करते थे, अंग्रेज कानून बना बना के करते थे। लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया, उन्होंने बोला हम पूरे देश में कलेक्टर का ऑफिस बनाएंगे, कप्तान का ऑफिस बनाएंगे। जहां उनको 10 एकड़ जमीन चाहिए होती थी कलेक्टर का ऑफिस, कप्तान ऑफिस बनाने के लिए, वो 100 एकड़ जमीन एक्वायर कर लेते थे। 10 एकड़ में कलेक्टर का ऑफिस, कप्तान का ऑफिस, और 90 एकड़ जमीन चर्च और मिशनरियों को दे देते थे। पूरे देश में हमें सिविल लाइन बनी है। दिल्ली में सिविल लाइन है, कानपुर में सिविल लाइन है, प्रयाग में सिविल लाइन है, पटना में, पूरे देश में सिविल लाइन बनी हुई है। ये सारी की सारी सिविल लाइन 1894 के कानून द्वारा बनी हुई है। और उन्होंने क्या किया? हजार एकड़ जमीन एक्वायर किया। 50 एकड़ में कलेक्टर का ऑफिस, कप्तान का ऑफिस, कोर्ट बना दिया, और बाकी की पूरी जमीन चर्चेज मिशनरियों को दे दिया। इसलिए पूरे देश में आपको जहां जहां सिविल लाइन मिलेगी वहां पे मैक्सिमम जमीन का मालिक कौन मिलेगा? चर्च और मिशनरी। उन्होंने क्या किया? वहां पे हॉस्पिटल बनाए, कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए। चलो उस समय तो कम बनाए, आजकल ज्यादा बना रहे हैं। जानते क्यों हुआ? उनकी 99 ईयर की लीज पूरी हो चुकी है। जो चर्च और मिशनरियों को जमीन बांटी गई थी 1895, 1896, 1897, मतलब 1900 तक बांटी गई, वो सबकी सब 99 ईयर की लीज पूरी हो गई है। सन 2000 आते आते पूरे देश में चर्च के जितने स्कूल हैं, जितने हॉस्पिटल हैं, जो कुछ उनके ऑफिसेज हैं, सबकी 99 ईयर की लीज पूरी हो गई। अब उनको लगता है क्या पता कल कोई सरकार आए, हमारी जमीन
लीज को दोबारा रिन्यू ना करे और जमीन वापस ले ले। तो अब वो क्या कर रहे हैं, सिविल लाइनों में प्लॉटिंग कर रहे हैं। सिविल लाइन में एक बिस्वा जमीन बिकती है कम से कम 2 करोड़ की, तो सिविल लाइन में 10 बिस्वा पे जमीन बेच देते हैं, मिल गया उनको 20 करोड़। और सिविल लाइन से दूर, शहर से दूर 20 किलोमीटर दूर जाके 20 करोड़ में 20 एकड़ जमीन खरीद लेते हैं। और फिर उन्होंने 10 एकड़ की प्लॉटिंग किया, फिर यहां से 20 करोड़ लिया और उसके ऊपर जाके स्कूल बना दिया। एक पैसा बाहर से लेना पड़ा क्या? जोर से बोलिए जरा। एक पैसा किसी से चंदा लेना पड़ा क्या? नहीं। सिविल लाइन के 1 बीघे जमीन में शानदार उनका 12वीं तक का स्कूल तैयार हो गया। जब सारा वही तैयार हो गया तो फिर वो 25%, 30 या 50% सीट भी अगर फ्री में कन्वर्ट करने वालों को दे दे, कोई इनको नुकसान आएगा क्या? नहीं। अब राकेश मिश्रा जी अगर स्कूल बनाना चाहे, ये स्कूल बनाएंगे तो पहले तो लोन लेना पड़ेगा, दोस्तों से चंदा लेना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा। तो ये तो फ्री में नहीं पढ़ा सकते, लेकिन मिशनरियां पढ़ा सकती, नहीं पढ़ा सकती? ये पूरे देश में मिशनरियां जो स्कूलों में फ्री में एडमिशन देके पढ़ा रही है, वो कोई बाहर का पैसा नहीं है, वो उनका खुद का यही सिविल लाइन का पैसा। वो हॉस्पिटल में इसलिए फ्री में इलाज कर रही है, कहीं बाहर से कुछ नहीं करना है, सिविल लाइन का पैसा। ये बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए? इसलिए मैं कह रहा हूं, इस वीडियो को जो लोग भी सुन रहे हैं, जितने सांसद और विधायक सुन रहे हैं, वो संसद और विधानसभा में आवाज उठाएं और जो 99 ईयर की लीज पूरी हो चुकी है, उस लीज को दोबारा रिन्यू न किया जाए और जो लीज पूरी हो गई है वो उनसे वापस किया जाए। अब उनको तो पैसा आ रहा है सिविल लाइन से, दूसरे वाले को पैसा आ रहा है वक्फ बोर्ड से। भारत में 100 लाख एकड़ जमीनों पे कब्जा है, ये मैंने आंकड़े दिए हैं। मैंने वक्फ एक्ट को चैलेंज किया था, शायद आपको पता होगा, तो वक्फ एक्ट बदल गया। तो जब मैंने वक्फ एक्ट को चैलेंज किया था तो मैंने रिसर्च किया, तो मुझे पता चला भारत में 10 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा है वक्फ बोर्ड का। बाद में जब कानून पे बहस हो रही थी तो माननीय गृह मंत्री जी ने बताया कि 10 लाख एकड़ जमीन नहीं, 40 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा है। हमारी जानकारी कम थी। तो 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड का कब्जा है, 40 लाख एकड़ जमीन पे चर्च मिशनरियों का कब्जा है, 20 लाख एकड़ जमीन पे मजार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान बना के कब्जा किया हुआ है, 100 लाख एकड़ जमीन पे हमारी कब्जा हो रखा है। तो जो 40 लाख एकड़ एक कम्युनिटी के पास है, उससे जो पैसा जनरेट हो रहा है वो कन्वर्जन के काम आ रहा है। 40 लाख एकड़ जमीन दूसरे के पास है, उससे जो पैसा हो रहा है वो कन्वर्जन के काम हो रहा है। और हमारे मठ मंदिर में हम जो चढ़ाते हैं वो पंडा पुजारी को नहीं मिलता, मंदिर को नहीं मिलता, वो कहां जा रहा है? सरकार के पास। अरे कम से कम अगर मंदिर में रहता तो कुछ तो घर वापसी कराते, कुछ तो घर वापसी कराते। भाई वैष्णो देवी का 500 करोड़ अगर बचे और हम स्कीम लॉन्च करें, भाई जो घर वापसी करेगा 5-5 लाख देंगे, तो 500 करोड़ से साल भर में कम से कम 5 लाख लोग घर वापसी करा सकते हैं ना। तिरुपति में 1000 करोड़ आता है, अगर 5-5 लाख रुपए ऑफर दे रहे, भाई चलो जो चले गए कोई बात नहीं, इधर आओ, तुम 2 लाख रुपए लेके गए थे, हम 5 लाख दे रहे हैं, आ जाओ वापस। तो तिरुपति वाले भी साल में कम से कम 10 लाख लोगों को वापस करा सकते। मुंबई का सिद्धिविनायक वाला भी कम से कम 50,000 लोगों को वापस करा सकते। लेकिन हमारा मठ मंदिर कहां है? सरकार के कंट्रोल में। मैंने इस पर PIL फाइल किया हुआ है। भारत में एक भी मजार सरकार के कंट्रोल में नहीं है, एक भी दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है, और 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में। हमारा 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे सरकार का कब्जा है। अगर वो पैसा मिल जाए तो कुछ तो घर वापसी के लिए शुरू करें। लेकिन हो क्या रहा है? वो धर्मांतरण करा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, हम घर वापसी नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसा ही। भूखे भजन न होए क्या कर सकते हैं? अरे भैया, लड़ने के लिए बराबरी का चाहिए ना, बराबरी का चाहिए। बराबरी कहां है? हम तो थर्ड क्लास बने हुए। ऐसे विषयों को चर्चा करना पड़ेगा। दूसरा, इस देश में FSSAI है और भी संस्थाएं हैं जो बाकायदा सर्टिफाई करती हैं, लेकिन पैरेलल में एक और सर्टिफिकेशन चल रहा है। क्या बोलते हैं उसको? हलाल सर्टिफिकेशन। मतलब जो भारत की लैब साइंटिफिक तरीके से लैब सर्टिफाई नहीं कर पा रही है, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं समझ पा रहे हैं कि हलाल है कि हराम, उसको देवबंद में बैठे हुए 5 लोग कहते हैं ये हलाल है, ये हराम।
ये सेकुलर देश में होना चाहिए क्या? 50,000 करोड़ की इकोनॉमी है और वो 50,000 करोड़ कैसे खर्च हो रहा है? लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग्स जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, घुसपैठ जिहाद, जनसंख्या जिहाद पे। तीसरा, 2010 में कांग्रेस ने कानून बनाया जिसका नाम है FCRA। लगभग 50,000 एकड़ उससे 50,000 करोड़ उससे आ रहा है। FCRA का लाइसेंस लेके वो कहां जा रहा है? वो भी आ रहा है, कन्वर्जन में खर्च हो रहा है। इसके अलावा हवाला का पैसा कन्वर्जन में जा रहा है, ड्रग का पैसा कन्वर्जन में जा रहा है, और ड्रग से हमारा डबल लॉस, हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है। ड्रग के कारण लड़कों में नपुंसकता बढ़ रही है, ड्रग के कारण लड़कियों में बाझपन बढ़ रहा है, ड्रग के कारण परिवार बर्बाद हो रहे, ड्रग के कारण लोग आत्महत्या कर रहे, माता पिता फ्रस्ट्रेट है, भाई भाई में आपस में लड़ रहे हैं ड्रग के कारण। और ये ड्रग का पैसा कहां जा रहा है? कन्वर्जन। नकली दवाइयों का पैसा कहां जा रहा है? कन्वर्जन। तो मैंने कहा था ना, अगर गैस बंद करनी है तो पहले क्या करना पड़ेगा? सप्लाई। तो अगर आपको धर्मांतरण रोकना है, लव जिहाद रोकना है, घुसपैठ रोकना है, तो सबसे पहले ये जो 40 लाख एकड़ जमीन पे एक मजहब का कब्जा है, 40 लाख एकड़ जमीन पे दूसरे रिलीजन का कब्जा है, उसको वापस लेना पड़ेगा। हलाल इकोनॉमी को रोकना पड़ेगा, FCRA को खत्म करना पड़ेगा, हवाला पे कंट्रोल करना पड़ेगा, बेनामी लेन-देन पे कंट्रोल करना पड़ेगा, नकली दवाओं पे कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये जितना हमने अभी काम बताया, इसको आप कर सकते हो क्या? जोर से बोलिए जरा। मिश्रा जी कर सकते हैं क्या? मैं कर सकता हूं क्या? कौन करेगा? सरकार को करना पड़ेगा, और सरकार तब करेगी जब यह विषय संसद और विधानसभा में उठेगा। और अभी अगर हो गया तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली का डॉक्टर भी अच्छा है और प्रदेश का भी। इसलिए सबसे आवश्यकता इस बात की है कि आप लोग, मैं केवल आपसे बात नहीं कर रहा हूं, जो हमारे सामने बैठे हैं, मैं इस देश के सभी राष्ट्रवादियों से कहता हूं, महीने में एक बार अपने सांसद से और कम से कम एक बार अपने विधायक से जरूर मिलिए। और मिलते कैसे? नहीं, खूब मिलते हैं। शादी का कार्ड देने के लिए मिलते हैं, फोटो खिंचवाने के लिए मिलते हैं, इनवाइट करने के लिए मिलते हैं, गाड़ी पकड़ी जाती है तो FIR से हटवाने के लिए मिलते हैं, चालान हटवाने के लिए मिलते हैं, जिनको ढूंढना होता है खुद ढूंढ लेते हैं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, सब मिल जाते हैं। विधायक की गलत कह रहा हूं क्या? अरे मिलेंगे, क्या बात कर रहे हैं? अभी गए नहीं, सब मिलेंगे, सब मिलेंगे, ठीक है। ऐसा कोई काम नहीं जो असंभव है, हर काम करना पड़ता है। जैसे मिले वैसे मिलो भैया, जैसे मिले वैसे मिलो, लेकिन मिलो, ठीक है। नहीं तो आप सुन के चले जाओगे, मैं कह के चला जाऊंगा, समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान करना जिसको करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये धर्मांतरण प्लान्ड क्राइम है कि अनप्लान्ड क्राइम है? जोर से बोलिए जरा। मतलब ऐसे ही हो जाता है, बड़ा प्लान करके किया जाता है। और जो अपराध प्लान करके किया जाता है, उससे निपटने के लिए भारतीय न्याय संहिता में एक धारा है, उसका नाम है सेक्शन 111। दुर्भाग्यवश सेक्शन 111 का उपयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें हमने कन्वर्जन को शामिल नहीं किया। यह धर्मांतरण हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए। और जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, उससे निपटने के लिए कानून है जिसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कहते हैं, जिसको रासुका बोलते हैं हिंदी में। सुना होगा आपने, NSA रासुका के बारे में सुना होगा। दुर्भाग्यवश यूपी के अलावा बाकी पुलिस धर्मांतरण कराने वालों पे NSA नहीं लगा रही है। उसका एक कारण है कि NSA में कहीं लिखा नहीं है कि धर्मांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। यह धर्मांतरण लॉफुल है, अनलॉफुल है? जोर से बोलिए। अनलॉफुल। और अनलॉफुल एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए एक कानून है जिसका नाम है UAPA। लेकिन यूपी के अलावा बाकी राज्यों की पुलिस UAPA नहीं लगा रही, आप वाले भी नहीं लगा रही। पता नहीं क्यों नहीं लगा रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ना समझी में नहीं लगा रही है, लापरवाही में नहीं लगा रही, लेकिन यूपी में लग रहा है। तो अनलॉफुल
धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम है, उसके लिए सेक्शन 111। धर्मांतरण अपने आप में एक्ट ऑफ टेररिज्म है, आतंकवाद है ये। अल्टीमेटली आतंकवादी आगे करना क्या चाहते हैं, जरा सोचिए। मारना चाहते हैं, क्यों मारना चाहते हैं? हमें कम करना चाहते हैं, तो कम करने का दो तरीका है, गोली मार के कम कर लो, कन्वर्ट करके कम कर लो। बात तो बराबर है भाई। 10 लोग इधर बैठे हैं, या तो 5 को गोली मार दो 5 बचेंगे, या 5 को कन्वर्ट करके अपने पाले में ले जाओ तो 5 बचेंगे। धर्मांतरण अपने आप में एक्ट ऑफ टेररिज्म है। दुर्भाग्यवश विधानसभा में इसको एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर नहीं किया गया। धर्मांतरण अपने आप में वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर है ये। धर्मांतरण अपने आप में हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है, हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है। धर्मांतरण रोकने के लिए एक ही काम करना पड़ेगा, राम नीति लागू करना पड़ेगा। राम नीति क्या है? भय बिन होए। और कृष्ण नीति क्या है? सठे साठ्यम। और दादा क्या कहते थे? लोहा लोहे को काटता है। बस 3 काम कर ले, राम नीति लागू कर दे, कृष्ण नीति लागू कर दे। दादाजी जो कहते थे लोहा लोहे को काटता है, वो सिद्धांत अपना ले। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 90% धर्मांतरण 1 साल में रुक जाए। सप्लाई काटना पड़ेगा, सप्लाई काटो, कानून का खौफ पैदा करो। जिस दिन भारत में धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना शुरू हो जाएगा, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होना शुरू हो जाएगा, इनका जो है इनके सिटीजनशिप खत्म होना शुरू हो जाएगा, और साल भर के अंदर इनको आजीवन कारावास देना शुरू हो जाएगा। अपने आप भारत में धर्मांतरण रुक जाएगा, और धर्मांतरण रुक जाएगा, हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है? जोर से बोलिए। कन्वर्टेड हिंदू। हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है? कन्वर्टेड हिंदू। तो कन्वर्जन इसलिए हमारे सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए कन्वर्जन को रोकना है तो भैया कानून बदलना पड़ेगा, कानून लगवाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। भारत में गुलामी के नाम चल रहे कि नहीं चल रहे? जल्दी से बोलिए। तो आजकल कुछ बदले जा रहे हैं कि नहीं बदले जा रहे? बदले जा रहे हैं। पहले बदले जा रहे थे क्या? नहीं। इसमें हमारा कोई गांधीवादी, कोई बुजुर्ग बैठे हैं क्या? गांधीवादी कोई नहीं बैठे? अगर बैठे हैं तो बुरा ना माने। नाइनटीन 1925 में एक संगठन बना जिसकी हम 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। क्या नाम है उसका? जोर से बोलिए। लेकिन उसी को काटने के लिए, उसी को काउंटर करने के लिए एक और संगठन बना अगले साल 1926 में, जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, और उसका नाम है तबलीगी जमात। 150 देशों में काम करता है, जिसका हेडक्वार्टर भारत में है, सुप्रीम कोर्ट और संसद से 3 किलोमीटर की दूरी पर निजामुद्दीन में है। ये कोरोना आ गया, थोड़ा उस संगठन के बारे में आम जनता को पता चल गया, नहीं तो वो भी नहीं पता चलता, इतना साइलेंटली काम करता है। गूगल करिएगा बिगेस्ट जमात ऑफ द वर्ल्ड, फिर आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। भारत का विभाजन किसने कराया था? जमात इस्लामी ने। बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार कौन कर रहा है? जमात इस्लामी। और दुनिया की सबसे बड़ी जमात कौन सी है? जोर से बोलिए। पीछे वाला। सबसे बड़ी जमात कौन सी है? वो समझे नहीं। सबसे बड़ी जमात कौन सी है? गूगल करके देखना। अरब ने बैन किया हुआ है उसको, कजाकिस्तान ने बैन किया हुआ है, किर्गिस्तान ने बैन किया हुआ है, रूस ने बैन किया हुआ है, दुनिया के 9 देशों ने बैन किया हुआ है, और भारत में लोगों को उस संगठन का नाम भी नहीं पता। इसलिए कहते हैं बिस्तर के नीचे सांप है और पता ही नहीं एक सांप है। हमें लग रहा है अच्छा कोई कोजी कपड़ा पड़ा हुआ है। तो न मैं तबलीगी जमात की बात करूंगा, न मैं कांग्रेस की बात करूंगा,
मैं एक तीसरे संगठन की बात करूंगा जिसका नाम है तबलीगी कांग्रेस। तो मैं आगे आगे कुछ सवाल पूछूंगा, आपको पीछे पीछे बोलना है तबलीगी कांग्रेस। क्या बोलना है? तबलीगी कांग्रेस। गुलामी के नाम को किसने जारी रखा? ऐसे काम नहीं चलेगा, जोर से। गुलामी के नाम को किसने जारी रखा? गुलामी के निशान को किसने जारी रखा? गुलामी की कुरीतियों को किसने जारी रखा? गुलामी की कुप्रथाओं को किसने जारी रखा? गुलामी की शिक्षा को किसने जारी रखा? गुलामी की पुलिस व्यवस्था को किसने जारी रखा? गुलामी की चुनाव व्यवस्था को किसने जारी रखा? गुलामी के कस्टम को किसने बढ़ाया? लब जिहाद को किसने प्रमोट किया? लैंड जिहाद को किसने प्रमोट किया? ड्रग कारोबार को किसने प्रमोट किया? रोहिंग्या को किसने बसाया? बांग्लादेशियों को किसने बसाया? देश का विभाजन किसने कराया? सरदार पटेल को किसने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया? बाबा साहब को इस्तीफा देने के लिए किसने मजबूर किया? श्यामा प्रसाद जी को इस्तीफा देने के लिए किसने मजबूर किया? पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन किसने कराया? ओ भाई जोर से बोलो, ऐसे आवाज साफ नहीं आ रही है। छतरपुर की आवाज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचनी चाहिए। जमीयत को किसने मजबूत किया? 9 राज्यों में हिंदुओं के माइनॉरिटी बनने के लिए कौन जिम्मेदार है? 200 जिलों में हिंदुओं किसने खत्म करवाया? 1500 तहसीलों में हिंदुओं किसने खत्म करवाया? बॉर्डर की डेमोग्राफी किसने बदलवाया? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का दर्जा किसने दिया? जामिया को माइनॉरिटी का दर्जा किसने दिया? आजकल 35A कौन लगाया? आजकल 370 कौन लगाया? चाहे तो मंच वाले भी जोर जोर बोले, इधर आवाज आती रहेगी। संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को किसने बदला? सेकुलर शब्द किसने जोड़ा? कैलाश मानसरोवर को चीन को किसने दिया? 5 शक्तिपीठों को बांग्लादेश को किसने दिया? ननकाना साहब को पाकिस्तान को किसने दिया? शंकराचार्य जी को किसने गिरफ्तार करवाया? आपातकाल किसने लगाया? गौ रक्षकों को किसने गोली चलवाया? हज सब्सिडी किसने दिया? भगवा आतंकवाद किसने कहा? राम को काल्पनिक किसने बताया? गुलामी की पुलिस व्यवस्था किसने जारी रखा? प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसने बनाया? माइनॉरिटी कमीशन किसने बनाया? माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री किसने बनाया? वक्फ बोर्ड किसने बनाया? वक्फ ट्रिब्यूनल किसने बनाया? मजहब के आधार पर नियम कानून किसने बनाया? मजहब के आधार पर स्कूल कॉलेज किसने खुलवाया? मजहब के आधार पर लोन वजीफा किसने बांटा? भारत माता की। अब आप मुझे बताओ, ये तबलीगी कांग्रेस हमारे लिए खतरा है कि नहीं? और ये तबलीगी कांग्रेस खत्म हो गई क्या? नहीं। कैसे खत्म होगी? जागरूकता फैलाने से। जागरूकता कैसे फैलेगी? एक एक आदमी 100 आदमी को बताए, एक एक आदमी 100 लोगों को लिख के समझाए, एक एक आदमी 100 लोगों को वीडियो फॉरवर्ड करे। मैं तो कहता हूं यही वाला वीडियो 500 लोग फॉरवर्ड कर दो, काफी जागरूकता बढ़ जाएगी। छतरपुर में कार्यक्रम हुआ, राकेश मिश्रा जी ने कार्यक्रम रखा, दत्ता जी की याद में कार्यक्रम हुआ। इसकी भी गूंज पूरे देश में फैल जाएगी और तबलीगी कांग्रेस के बारे में सबको पता चल जाएगी। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तबलीगी जमात की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं एक तीसरा संगठन, उसका नाम है तबलीगी कांग्रेस। भारत माता की। कर सकते हैं क्या? करेंगे क्या? देखिए, राजा रणजीत सिंह ने कभी सोचा नहीं था कि पंजाब के 2 टुकड़े होंगे। हुए कि नहीं हुए? जोर से बोलिए। राजा शशांक ने कभी सोचा नहीं था बंगाल के 2 टुकड़े होंगे। हुए कि नहीं हुए? राजा हरि सिंह ने कभी सोचा नहीं था कश्मीर के 2 टुकड़े होंगे। हुए कि नहीं हुए? हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं सोचा होगा हम 500 साल मुगलों के गुलाम रहेंगे। हुए कि नहीं हुए? हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं सोचा हम 200 साल अंग्रेजों के गुलाम रहेंगे। हुए कि नहीं हुए? हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं सोचा होगा हमारी माताओं को जौहर करना पड़ेगा। हुए कि नहीं हुए? 1947 में जेठमलानी जी ने सोचा होगा क्या कि अपना मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के जाना पड़ेगा? जाना पड़ा कि नहीं पड़ा? 1947 में
जुलाई तक आडवाणी जी को, जेठमलानी जी को, इंद्र कुमार गुजराल साहब को, मनमोहन सिंह को, मिल्खा सिंह को, गुलजार साहब को, यश चोपड़ा को, प्रेम चोपड़ा को, सुनील दत्त को, लाला अमरनाथ को, महेंद्र अमरनाथ को, इनको जुलाई में पता था क्या अगस्त में हमें अपना सब कुछ छोड़ के भागना पड़ेगा? पता था क्या? इसका मतलब कई बार ऐसा भी होता है, हम जो नहीं सोचते हैं वो भी होता है। और एक बात याद रखिएगा, ये आपके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस देश में बहुत सारे लोग अपने जातिवादी नेताओं के गुलाम बने हुए हैं, भाषावादी नेताओं के गुलाम बने हुए हैं, क्षेत्रवादी नेताओं के गुलाम बने हुए हैं, अगड़े पिछड़े के आधार पर बटे हुए हैं। अगर भारत के सभी राष्ट्रवादियों ने दल गुलामी नहीं छोड़ी और आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया, तो याद रखिएगा 50-25 साल के बाद बड़ा भयानक समय आएगा। अगर जिस तेजी के साथ डेमोग्राफी बदल रही है, अगर इस डेमोग्राफिक इम्बैलेंस को नहीं रोका गया तो स्थितियां ठीक नहीं है। हो सकता है आपको छतरपुर में सब कुछ सुरक्षित लग रहा हो, मुझे नहीं पता आपके एरिया में लव जिहाद होता है कि नहीं होता है, लेकिन लव जिहाद एक रियलिटी है। मुझे नहीं पता आपके एरिया में घुसपैठिए आए कि नहीं आए, लेकिन घुसपैठ एक कड़वी सच्चाई है। मेरी पीआईएल चल रही है, 2017 में मैंने एफिडेविट पे सुप्रीम कोर्ट को दिया हुआ है कि 5 करोड़ आ चुके हैं, 5 करोड़। अभी आजकल एसआईआर चल रहा है। मैंने जब एसआईआर की पीआईएल फाइल किया राकेश जी, तो मैंने आंकड़े दिए थे कि 5 करोड़ फर्जी वोटर है। मामला कोर्ट में चला, हमने सोचा था बिहार में 25 लाख फर्जी वोटर है, वहां 65 लाख निकले। बंगाल में मैंने 40 लाख सोचा था, 58 लाख का नाम कट चुका है, 1,32,000 को नोटिस हो चुका है। 12 राज्यों में ही 5 करोड़ हो गया। पूरे देश का होगा तो भगवान जाने कितने और निकले। ये स्थिति चल रही है और भारत में साल में 5 लाख बहन बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही है। 5 लाख मेरी पीआईएल है, सब सारे जो आंकड़े आपको बता रहा हूं सब एफिडेविट के आंकड़े बता रहा हूं। 5 लाख में से 1.5 लाख वापस मिलती है एफआईआर करने के बाद, सांसद विधायक के थोड़ा पूरा प्रयास करने के बाद, थाना कलेक्टर कप्तान के पूरा प्रयास करने के बाद 3.5 लाख वापस नहीं मिल रही। एक साल में 3.5 लाख का मतलब ऑन एन एवरेज पर डे 1000 बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही है। प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है पूरे भारत में। पर डे कितने परिवार का? 1500। यह आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है, मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए, तो इसका मतलब प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। और प्रतिदिन 10,000 का मतलब साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं और एक एक घुसपैठियों के 12-12, 14-14 बच्चे। प्रतिदिन 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, वहां 45,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, हमारे यहां 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा, वहां 11,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, हमारे यहां 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। जमीन हमारे पास केवल 2% है, पानी हमारे पास दुनिया का केवल 4% है, जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। हमें खतरा है, हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है लव जिहाद से, हमारी राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा है लैंड जिहाद से, हमारी राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा है घुसपैठ जिहाद से, हमारी राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा है धर्मांतरण जिहाद से, हमारी राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा है जनसंख्या जिहाद से। और एक और कड़वी बात बताता हूं, सरकार कानून बनाती है, इनकम टैक्स कितना लेती है आपसे पूछ के कानून बनाती है क्या? जोर से बोलिए जरा। जीएसटी कितना लेता है आपसे पूछा जाता है क्या? कोई अग्रवाल जैन माहेश्वरी को बुला कर पूछते हैं क्या भैया कौन से प्रोडक्ट पे कितना जीएसटी लगाओ? टोल टैक्स सरकार से पूछ के आपसे लगाती है। जिस रेशियो में डेमोग्राफी बदल रही है, 25 साल के बाद कानून बनेगा। आज के बाद एक परिवार के पास एक मकान रहेगा, दूसरा परिवार उनको जाएगा जिनके पास घर नहीं है। अगर ये डेमोग्राफिक इंबैलेंस नहीं रुका, 25 साल के बाद भारत में कानून बनेगा, एक व्यक्ति
यानी आपके परिवार में 5 आदमी हैं, आप 5 बीघे जमीन के मालिक हैं, बाकी आपकी 15 बीघे उनको दी जाएगी जिनके पास जमीन नहीं। क्यों? क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। बड़ी सीधी सी बात है। जैसे आज कोई कानून आपसे पूछ के नहीं बनता, बाद में भी कोई कानून आपसे पूछ के नहीं बनेगा, और आप अगर विरोध करके करोगे क्या? इस देश में जो तुष्टीकरण चल रहा है वो आज के लिए नहीं कर रहा है। जिसको आप पप्पू समझते हैं वो बहुत समझदार है, वो बहुत समझदार है। उसको पता है कि 20 से 25 साल के बाद क्या डेमोग्राफी होगी भारत की। भाई 250-300 सीट चाहिए ना। आज की डेट में 543 लोकसभा में से 150 लोकसभा की सीटें की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 150 लोकसभा सीटों में पर्टिकुलर कम्युनिटी तय करती है कौन जीतेगा। 25 साल के बाद ये 250 सीटों पे वो डिसाइड करेंगे कि कौन जीतेगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए 250 सीट तो चाहिए, और अभी पप्पू है कितने का? 55 का तो है। तो 25 साल के बाद कितने का होगा? प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र ठीक है। ये सोच चल रही है, ये खतरनाक प्लान चल रहा है। इसलिए उन्होंने अपना एजेंडा फिक्स किया हुआ है। वो सत्ता में है तो भी वही काम कर रहे हैं, विपक्ष में है तो भी वही काम कर रहे हैं। सत्ता में आए, माइनॉरिटी कमीशन बनाया, माइनॉरिटी फेडरेस्टी बनाई, लोन किया, वजीफा दिया। विपक्ष में है तो भी वही काम कर रहे हैं। घुसपैठियों को वोटर आईडी बनवा रहे हैं, घुसपैठियों का बाकी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। और अंत में एक बात आपको कहता हूं, बहुत देर से आप लोग बैठे, भारत को इसके बाद सबसे और बड़ा खतरा है वो है करप्शन से। बहुत बड़ा खतरा है। घुसपैठिए बॉर्डर पे 2000 रुपए देके अंदर आ जाते हैं। अंदर आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर वाले को 2000 देते हैं, आधार बन जाता है। जैसे उनका एक डॉक्यूमेंट बना, नगर निगम के दलाल को पकड़ते हैं, 2000 उसको और पकड़ाते हैं, आधार के साथ वो बर्थ सर्टिफिकेट बना देता है। जैसे उनका 2 डॉक्यूमेंट हो जाता है, तहसील के दलाल को पकड़ते हैं, 2000 रुपए में राशन कार्ड बना देता है। जब 3 डॉक्यूमेंट हुआ, आरटीओ ऑफिस के दलाल को पकड़ा, 3 से 4000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा देते हैं। जब 4 डॉक्यूमेंट हो गया तो फिर अपने वो पार्षद प्रधान को पकड़ते हैं, कहते भैया देखो हम 100 लोग हैं, कागज हमारे पास 5-5, 6-6 है, वोटर आईडी में नाम जुड़वा दो, हम तुम्हें वोट दे देंगे। पार्षद और प्रधान के चुनाव का जीत हार कितने वोट से होती है? 50 वोट, 60 वोट, 80 वोट, 100 वोट से। जिसको अगली बार पार्षद प्रधान बनना है वो कहेगा ठीक है मैं डलवा रहा हूं, तुम्हारा नाम वोटर आईडी में नाम जुड़वा रहा हूं, तो बस वोट करते रहना। अरे इस देश में जो 10 करोड़ फर्जी वोटर है वो इसी का परिणाम। सारे ऐसे नहीं कि मर गए हैं उन्हीं का वोट चल रही है, सारे ऐसे नहीं जो पलायन कर गए उन्हीं का है। ये घुसपैठियों के भी वोटर आईडी बन चुकी है, और बनवाने वाले कोई और नहीं है, हमारे भाई बंधु हैं। हमारे भाई बंधुओं ने फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाया, हमारे भाई बंधुओं ने फर्जी वोटर आईडी नाम जुड़वा दिया। समाधान क्या है? राम नीति भाई बिन होए, कृष्ण नीति सठे साठ्यम, और लोहा लोहे को। भ्रष्टाचार लाइलाज समस्या नहीं है, भ्रष्टाचार विश्वव्यापी समस्या नहीं है। गूगल कर लेना, चीन के कानून मंत्री को पिछले महीने फांसी हुई है। गूगल कर लेना, चीन के कानून मंत्री, कृषि मंत्री को फांसी हुई है। एक कंपनी के जीएम को कुछ दिन पहले फांसी हुई। गूगल कर लेना, सिंगापुर में एक आदमी 900 ग्राम गांजा लेके मिला था, सीधे उठा के फांसी दे दिया। जो भगवान से नहीं डरते, जो खुदा से नहीं डरते, जो गॉड से नहीं डरते, वो भी फांसी से डरते हैं। जान अपनी सबको प्यारी होती है। जिस दिन कानून का खौफ पैदा किया हमने यहां पे, भय बिन होए न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरे, लोहा लोहे को काटता है। इस सिद्धांत को लागू कर दिया हमने, उस दिन व्यवस्था ठीक हो जाएगी, देश सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा अंदर से आवाज तो उठाना पड़ेगा। जब आपका एक उंगली ठीक करनी होती है तो कहां शून्य करना होता है? जोर से बोलिए जरा। उंगली में।
लंबा थोड़ा ऑपरेशन करना होता तो कितना शून्य करना पड़ता है, और बड़ा अगर ऑपरेशन करना हो तो ये शून्य करने की व्यवस्था इसी संविधान में दी हुई है। उसको कहते हैं आर्टिकल 352, इमरजेंसी लगाओ, पूरे देश को शून्य कर दो। अरे संविधान निर्माता समझदार थे, जो व्यवस्था देके गए हैं वो केवल ऐसे रखने के लिए थोड़ी देके गए। अगर उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए आर्टिकल 356 दिया है तो 356 जहां जरूरत हो वहां लगाना चाहिए। अगर उन्होंने, भाई संविधान निर्माताओं ने कहा अगर एक राज्य में स्थिति गड़बड़ हो जाएगी तो 356 लगा दो, पूरे देश में अगर बड़ा ऑपरेशन करना है तो 352 लगा दो। इस देश में 352 लगा 1975 में, लेकिन जिस लिए लगाना चाहिए उसलिए नहीं लगा, वो सत्ता बचाने के लिए लगा, प्रधानमंत्री का पद बचाने के लिए भी लगा। अगर प्रधानमंत्री का पद बचाने के लिए भारत में इमरजेंसी लग सकती है तो देश को बचाने के लिए इमरजेंसी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? जो चुनाव नहीं करा, अरे 1 साल चुनाव नहीं होगा, 2 साल नहीं होगा, हमारी डेमोग्राफी बदल रही है। हम इस लोकतंत्र को लेके क्या हम इसकी चटनी चाहते हैं? नहीं रहेगा लोकतंत्र 2 साल तक। ऐसी चीजें आपको बोलनी पड़ेंगी। जब आप बोलेंगे तब दिल्ली वाला डॉक्टर कहेगा अच्छा लोग ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार हैं, आप कर दो ऑपरेशन। रात को 8 बजे भाइयों और बहनों एक काम करो, 1 साल के लिए आर्टिकल 352 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बाबा साहब दे के गए हैं तो बाबा साहब उसमें केवल उसको देखने पढ़ने के लिए थोड़ी दे के गए। बाबा साहब का संविधान है, लागू होना चाहिए, व्यवस्था दी हुई है। कुछ लोग कहते हैं संविधान में क्या क्या बदलाव करना चाहिए। मैं कहता हूं कुछ नहीं बदलाव करना, बस संविधान को पढ़ने के लिए अपना चश्मा ठीक करना, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का चश्मा हटाना है और बढ़िया भगवा सैफरॉन कलर का चश्मा पहनना है। सब लिखा हुआ है, व्याख्या ठीक करनी है। विधायक जी बैठे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, लगता है इस बार विधानसभा में कुछ ये भी बोलने वाले हैं, कुछ न कुछ विषय उठाएंगे। अब आता हूं अंतिम बात पे, दद्दा जी की बात पे, न रहेगा बांस न बजेगी। सर एक बात रुके, ये हमारे पूर्वज बोल के गए ना, रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इस देश में जितने देश विरोधी काम होते हैं जरा देखना, उनकी फंडिंग का तरीका बता दिया, लेकिन फंडिंग आती कैसे? फंडिंग आती है कैश में। किस में आती है? तो आपको हमारे पीछे जोर जोर बोलना है, कैश में। फर्जी आधार, जोर से, फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी वोटर आईडी, घूसखोरी, कमीशन खोरी, जमाखोरी, मिलावट खोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, थाने पे, तहसील में, जज साहब, कलेक्टर साहब, कप्तान साहब, पार्षद जी, प्रधान जी, नेताजी, विधायक जी, सांसद जी, मंत्री जी, वो बोल दिया जज साहब के नोटों का बोरा कैश में। और हमारे पूर्वज क्या बोलते थे? न रहेगा बांस न बजेगी। सरकारी आंकड़े हैं कि भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। ये वित्त मंत्रालय का आंकड़ा बता रहा हूं। और जो 20% लोग पर डे 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं, उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, तो उनको 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत है क्या? 80% को इसलिए जरूरत नहीं है कि पर डे 100 रुपए से ज्यादा कम खर्च करते हैं, और 20% को इसलिए जरूरत नहीं है कि उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है। जिस दिन भारत में 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो गई, भारत की 25% समस्या ठीक हो जाएगी। और पहले तो नहीं, जो अगली वाली दवाई बता रहा हूं, वो पहले नहीं हो सकती थी, अब हो सकती है।
आज की डेट में उसके लिए धन्यवाद मोदी जी को जाएगा जो उन्होंने दिया। आज की डेट में 250 करोड़ बैंक खाते खुले हुए। भारत की जनसंख्या 150 करोड़, टोटल बैंक खाते 250। 55 करोड़ तो जनधन खाते हैं। गरीब से गरीब बैंक से जुड़ा हुआ है, भूमिहीन बैंक से जुड़ा हुआ है, आदिवासी बैंक से जुड़ा हुआ है, किसान सम्मान निधि बैंक में आ रही है। सारा कुछ बैंक से सिस्टम जुड़ा हुआ है। अब इसको आधार बेस्ड अगर हम इसमें बैंकिंग शुरू कर दें और प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दें, 25% भ्रष्टाचार और खत्म हो जाए। और फिर राम राज्य लाना है तो भगवान परशुराम को लाना पड़ेगा। राम राज्य लाने के लिए भगवान राम के रास्ते पे चल के राम राज्य नहीं आएगा। राम राज्य लागू करने के लिए चीन वाला कानून लाओ, भ्रष्टाचारियों की 100% संपत्ति जब्त होगी, नागरिकता खत्म होगी, साल भर के अंदर फांसी होगी। भारत में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा कि नहीं खत्म हो जाएगा? जोर से बोलिए। अरे सिंगापुर में नहीं है, जापान में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, भारत में भी खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, भारत सुरक्षित हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आप लोग इतनी देर से सुने, मैं आप लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। भाई साहब राकेश जी को विशेष रूप से आपको धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे बुलाया, आप सब लोग आए, आप सब लोगों को विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। आपने इतनी देर सुना। अब आप एक बार खड़े हो जाएं, एक बार खड़े हो जाएं और पीछे से बोले हमें चाहिए आजादी। क्या बोल रहा है? हमें चाहिए आजादी। और हाथ उठा के काफी देर से बैठे हुए हैं, थोड़ा ऐसे, हमें चाहिए आजादी। गुलामी के